जरा सोचिए, एक मजदूर का खाली टिफिन बॉक्स। क्या ये एक खाली टिफिन बॉक्स पूरी दुनिया का नक्शे बदल सकता है, बड़े से बड़े एम्पायर्स को हिला सकता है? मूवी की स्टोरी लगती है ना? लेकिन ये कोई मूवी नहीं, ये असली हिस्ट्री है। और आज हम इसी कमाल की कहानी को समझेंगे, द स्टोरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना हम एक फिल्म की तरह 3 एक्ट्स में देखते हैं। पहले एक्ट में हम देखेंगे यूरोप में फैल रहे नए क्रांतिकारी आइडियाज की आग। फिर एक्ट 2 में हम सफर करेंगे रशिया का, एक ऐसा देश जो एक टिंडर बॉक्स यानी एक बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और आखिर में एक्ट 3, द फाइनल एक्सप्लोजन यानी रेवोल्यूशन। तो शुरू करते हैं एक्ट 1 से, बदलाव की लहर। आप इमेजिन कीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकले आज़ादी और बराबरी जैसे पावरफुल आइडियाज़ ये एक तूफान की तरह पूरे यूरोप में फैल रहे थे। लोगों को अचानक से एहसास हुआ कि अरे, हम सोसाइटी को, सिस्टम को बदल सकते हैं। और बिल्कुल इसी टाइम एक और बड़ा चेंज आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसने तो पूरा गेम ही पलट दिया। लाखों लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागे, फैक्ट्रीज में काम करने। शहर बढ़ रहे थे, चमक रहे थे, पर इन चमकती फैक्ट्रीज के अंधेरे में एक बहुत ही भयानक सच छिपा था। घंटों तक काम, बहुत कम तनख्वाह और ऐसी भीड़ भरी जिंदगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इस नए माहौल में समाज में आप समझ लो 3 अलग अलग टीम्स बन गई। चलो इसको एक क्लासरूम के एग्जाम्पल से समझते हैं। टीम 1 लिबरल्स, ये कहते थे कि हाँ, एक स्टूडेंट काउंसिल होनी चाहिए, लेकिन वोट सिर्फ वो स्टूडेंट्स देंगे जिनके पास प्रॉपर्टी है, मतलब जिनके पास सबसे महंगा कंपास बॉक्स है। फिर आई टीम 2 रेडिकल्स। इन्होंने कहा ऐसे कैसे, बिल्कुल नहीं, वोट तो सब देंगे, लड़के भी और लड़कियां भी, और काउंसिल तो मेजॉरिटी से ही बनेगी। और आखिर में थी टीम 3 कंजर्वेटिव्स। ये बोले भाई लोगों, शांत हो जाओ, जो सिस्टम पहले से चल रहा है वो ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं, पर बिल्कुल धीरे धीरे और अपनी परंपराओं का ध्यान रखते हुए। तो अब आप एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आपको अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में कोई बदलाव लाना हो तो आपका तरीका क्या होगा? बिल्कुल धीरे धीरे, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, या एकदम जड़ से बदलाव, या फिर इन दोनों के बीच का कोई रास्ता? आपकी सोच इनमें से किस ग्रुप से मिलती है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच ना एक एकदम नया और क्रांतिकारी आइडिया सामने आया, सोशलिज्म यानी समाजवाद। इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल था। सोशलिस्ट का कहना था कि समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब की जड़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो उन्होंने सोचा, क्या हो अगर फैक्ट्रीज, जमीन, ये सब किसी एक इंसान का ना होकर पूरे समाज का हो? सोच ये थी कि इससे सबका भला होगा, ना कि सिर्फ कुछ लोगों का। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक फैक्ट्री का असली हीरो कौन है? वो मजदूर जो अपना खून पसीना एक करके वहां सामान बना रहा है, या फिर वो मालिक जिसने सिर्फ पैसे लगाए हैं? पूरी सोशलिस्ट सोच इसी एक सवाल के गिर्द घूमती है। इसी बात को कार्ल मार्क्स ने एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाया था। सोच के देखो, आप और आपके दोस्तों ने मिलकर एक साइंस प्रोजेक्ट पर पूरी रात जागकर मेहनत की, काम सबने बराबर किया, लेकिन ग्रुप का एक मेंबर जाकर उस प्रोजेक्ट पर सिर्फ अपना नाम लिख देता है और सारे के सारे मार्क्स अकेले ले जाता है। कैसा लगेगा? मार्क्स के हिसाब से बस यही कैपिटलिज्म है। वर्कर्स यानी पूरा ग्रुप सारी मेहनत करते हैं, और कैपिटलिस्ट ओनर यानी वो एक स्टूडेंट सारा प्रॉफिट यानी सारे मार्क्स अकेले ले जाता है। और मार्क्स ने कहा था कि एक दिन आएगा जब वर्कर्स इस बेइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो चलिए अब इन क्रांतिकारी आइडियाज की मशाल लेकर हम चलते हैं रशिया की तरफ, एक इतना बड़ा विशाल साम्राज्य जो इन नए आइडियाज के लिए एकदम तैयार बैठा था, एक बारूद के ढेर की तरह। बस एक चिंगारी की जरूरत थी और फिर एक बड़ा धमाका होना तय था। जरा इस मैप को देखिए, बस इसका साइज देखिए। 1914 में आज के जो देश है ना, जैसे फिनलैंड, यूक्रेन, पोलैंड, ये सब के सब इस रशियन एम्पायर का हिस्सा थे। यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। कैथोलिक्स थे, मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट थे, लेकिन सारी पावर सिर्फ एक ग्रुप के हाथ में थी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। बराबरी वो तो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। तो 1905 से पहले रशिया में आखिर जिंदगी थी कैसी? पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो वहां था जार निकोलस II का राज, एक एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब राजा ही सब कुछ, ना कोई पार्लियामेंट, ना कोई जवाबदेही। पॉलिटिकल पार्टी बनाना तो क्राइम था। सामाजिक तौर पर 85% लोग किसान थे, और आर्थिक रूप से मजदूरों की हालत इतनी खराब थी कि आप सोच भी नहीं सकते। उनका जबरदस्त शोषण हो रहा था। ये तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की कठोर सच्चाई है। शहरों में मजदूर ऐसी हालत में रहते थे, एक ही बड़े से कमरे में दर्जनों लोग, सोने के लिए भी शिफ्ट्स लगती थी, ना कोई प्राइवेसी, ना कोई आराम। इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का काला सच। 15 घंटे,
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं दिन में 15 घंटे काम करना? छोटे वर्कशॉप्स में मजदूरों से सचमुच 15-15 घंटे काम लिया जाता था। बड़ी फैक्ट्रीज में भी 10 से 12 घंटे, जो कि अपने आप में ही पागलपन था। और इस शोषण के ऊपर से भेदभाव भी था। 1914 तक फैक्ट्री में काम करने वालों में 31% महिलाएं थीं, लेकिन उन्हें मर्दों के मुकाबले आधे से भी कम पैसा मिलता था। काम वही, पर तनख्वाह नहीं। आखिरकार 1905 में लोगों के सब्र का बांध टूट गया। इस साल को 1917 की असली क्रांति का ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता है। महंगाई बढ़ी, लोगों ने हड़ताल कर दी, और जब हजारों शांत प्रोटेस्ट करने वाले लोग राजा के महल विंटर पैलेस पहुंचे तो उन पर गोलियां चला दी गईं। उस दिन को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तो पूरे देश में आग लग गई और घबराकर जार को मजबूरन एक पार्लियामेंट, जिसे दूमा कहते हैं, बनाने की इजाजत देनी पड़ी। और फिर शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जार के शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। रशिया जंग में बुरी तरह हारा था। 70 लाख से ज्यादा लोग मारे गए या जख्मी हुए। हारते हुए रशियन सेना ने पीछे हटते वक्त अपने ही खेत और घर जला दिए। इसकी वजह से 30 लाख से ज्यादा लोग अपने ही देश में रेफ्यूजी बन गए। इस तबाही ने लोगों का जार और उसकी सरकार पर से पूरा भरोसा उठा दिया। तो स्टेज बिल्कुल सेट था, नए आइडियाज का ईंधन था, टूटे हुए सिस्टम का बारूद का ढेर था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भी लग चुकी थी। अब वक्त था एक्ट 3 का, द फाइनल एक्सप्लोजन। 1917 में एक नहीं बल्कि दो क्रांतियां हुईं जिन्होंने दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। पहली थी फरवरी रेवोल्यूशन, और ये इतनी तेजी से हुई ना कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री बंद हुई। अगले ही दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर महिलाओं ने सड़कों पर मोर्चा निकाल दिया। देखते ही देखते सिपाही भी उनके साथ आ गए, और बस गिनती के कुछ दिनों में 2 मार्च तक 300 साल पुराना रोमनोव साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। इस उथल-पुथल के बीच एंट्री होती है इस कहानी के एक नए कैरेक्टर की, व्लादिमीर लेनिन। वो अपने देश वापसी पर आते हैं और आते ही 3 सीधी-सादी मांगे रखते हैं, जिसे कहते हैं अप्रैल थीसिस। वो 3 चीजें जो हर आम इंसान चाहता था: पीस यानी जंग खत्म करो, लैंड यानी जमीन किसानों को दो, और ब्रेड यानी सबके लिए रोटी का इंतजाम करो। अब देखिए, अगर फरवरी रेवोल्यूशन एक अचानक आया तूफान था, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन एक सोची समझी, बिल्कुल प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन की तरह था। लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी ने पूरी प्लानिंग के साथ सत्ता पर कब्जा करने का प्लान बनाया। 24 अक्टूबर की रात को उनके लोगों ने चुपचाप सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया, मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, और जब तक सुबह हुई पूरी पावर बोल्शेविक्स के हाथ में थी। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या बदला? एक शब्द में कहूं तो सब कुछ। इंडस्ट्रीज और बैंक्स सरकारी हो गए, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिससे किसान उसे ले सकते थे, अमीरों के बड़े बड़े टाइटल्स खत्म कर दिए गए, और रशिया दुनिया का पहला सोशलिस्ट 1 पार्टी स्टेट बन गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसके बाद शुरू हुआ एक भयानक गृह युद्ध, यानी सिविल वॉर। एक तरफ थे द रेड्स यानी बोल्शेविक्स, उनके खिलाफ लड़ रहे थे द व्हाइट्स, जो राजा को वापस लाना चाहते थे और जिन्हें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश सपोर्ट कर रहे थे। और इन दोनों के बीच फंसे हुए थे द ग्रीन्स, जो थे तो सोशलिस्ट पर बोल्शेविक्स के तरीकों से सहमत नहीं थे। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस एक क्रांति ने 20वीं सदी का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया। इसी से पैदा हुआ यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन। इसका असर चाइना से लेकर क्यूबा तक दिखा। यहाँ तक कि अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर भी सोवियत यूनियन के सोशलिज्म से काफी प्रभावित थे। और ये सब हमें आज के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। एक सदी बीत जाने के बाद भी बराबरी और क्रांति के आइडियाज आज भी दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन हमने देखा कि रशिया में इन्हीं आइडियाज से एक बेहद क्रूर तानाशाही पैदा हुए। तो असली सवाल ये है, क्या कोई क्रांति, कोई रेवोल्यूशन सच में एक परफेक्ट समाज बना सकती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं?